नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और फिर आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ जोश के साथ लेसन 6 क्लास 7 का आवर एनवायरनमेंट, जिसका टाइटल है लेसन 6 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इससे पहले हम लोग ने 5 चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जो है हम लोग चैप्टर्स को फिनिश करने की ओर फिर पहुंच रहे हैं। तो जो जितने भी चैप्टर्स प्रीवियस हैं वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं लर्न विद फन में प्रगति सिंह के द्वारा। तो आप जिन बच्चों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों को आप शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी देख सकें। और ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ ये इसीलिए इसको मैं पहले डाल रही हूँ ताकि क्योंकि ये सुपर टेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज सी टेट के लिए भी, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए तो है। तो सारे बच्चे जो है मैं चाह रही हूँ कि इन सब बच्चों को बेनिफिट हो, इसीलिए ये सब जो कंटेंट है वो मैं डालती हूँ। और बर्डन ना हो तो रोज एक कंटेंट ही डालती हूँ ताकि आप जो है सारे बच्चे देख सकें। तो कुछ ना कुछ हम लोग जो है कुछ पढ़ते रहें। और बारिश तो होती रह रही है आजकल, यही दिन ही चल रहा है बारिश वाला। तो ये है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन है, तो यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। तो वर्ल्ड में क्या क्या होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ट्रॉपिकल जो है डेसिडुअस हो गया, कॉर्निफरस फॉरेस्ट किसको कहते हैं ये। उसके बाद से वाइल्ड लाइफ में देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। लिखा हुआ है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। यानी कि मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे एवं पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंख आकार वितान लंबे वृक्ष जो है वो दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वह रोडोडेंड्रॉन जो है वो है रोडोडेंड्रॉन, हाँ उसे बोलते हैं, एक फूल है के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि जो है वो छोटे छोटे घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के आकलन से हमें यह अनुमान लग सकता है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण जो है प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ऐसा काम करता है। उसके बाद से लिखा कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। अब देखिए कितने फैक्टर्स में वो डिवाइड था हमारी वनस्पति। तो वन में घास स्थल में है और कांटेदार झाड़ियां में है। तो कैसे वन में है, अब देखिए वन में क्या चीजें हैं। तो वन में जहाँ पे ज्यादा पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे वन का निर्माण होता है। घास स्थल की जो जहाँ पे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, यानी कि मॉडरेट जहाँ पे रेन फॉल होता है वहाँ पे जो है वो ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट होता है कि विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रीजन। श्रब्स यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ, वो लिखा हुआ है कि थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोस इन दी ड्राई रीजन। तो ये है। अब देखिए पढ़ते हैं कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में जो है शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़
काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे मिलती हैं। कहाँ से? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे मिलती हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। हम उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए वर्ल्ड में क्या है। सबसे पहले वन में कैटेगरी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का वन का मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्यों उसे एवरग्रीन कहते हैं, वहाँ पे क्या क्या पाई जाती हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं, यानी कि एवरग्रीन कहते हैं। उसके बाद से आगे लिखा हुआ कि काफी घने वृक्ष की मोटी वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का जो प्रकाश है वो वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पे यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि अब क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रीज हैं, तो क्या क्या है, तो हार्डवुड ट्रीज हैं लाइक रोजवुड, इबोनी, मोहगोनी और आर कॉमन हियर। यानी कि क्या क्या फलता है यहाँ पे, तो रोजवुड, आबनूस, महोगनी ये आदि पाए जाते हैं। और ये विशिष्ट प्रकार के ही पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और थिक फॉरेस्ट होते हैं इस रीजन्स में नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिजर्व हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर as there is no particular dry season. The trees do not shed their leaves together. This is the reason they are called evergreen. ये हो गया। उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. तो ये है हम लोग ने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जाना। अब देखिए क्या आप जानते हैं, तो लिखा हुआ है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं, तो जब भी पूछेगा कि पृथ्वी के फेफड़े जैसे कौन प्रतीत होते हैं, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये सारी चीजें। उसके बाद से लिखा हुआ है दूसरा डू यू नो में देखिए लिखा हुआ है एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ हैं इवन जो मैंने बहुत देखी हैं और बहुत बच्चों को भी देखनी चाहिए, जिसमें एनाकोंडा की पार्ट 1, 2, 3 है। देन जुरासिक पार्क हुआ, उसके बाद से जुरासिक पार्क के बाद से एक द स्नोवी एलिफेंट है, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। तो ये कुछ मूवीज़ हैं। मोगली हो गया, तो कुछ मूवीज़ है। लॉकडाउन का सेशन है तो उसमें देखनी चाहिए, बहुत अच्छी स्टोरी बेस्ड है और जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एनाकोंडा तो मैंने बहुत बार देखी है और तीनों पार्ट्स देखे हैं। जो फर्स्ट टाइम मैंने एनाकोंडा को देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। 2-3 बार मैंने एनाकोंडा देखी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था एनाकोंडा के बारे में कि वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं और ये मगर जैसे विशालकाय को भी निगल जाते हैं। उसके बाद से देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहा है। अब देखिए पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होता है वो मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, भारत में लिखा हुआ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए
शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां यहाँ के जो पत्तियां होती हैं, वृक्ष की जो पत्तियां वो झाड़ देते हैं। तो किस मौसम में? शुष्क मौसम है, तो इसीलिए पर्णपाती। उसके बाद से इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में आप देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम और शीशम। कौन सा है? साल है, सागवान है, नीम और शीशम है। दृढ़ काष्ठ जो यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं उनका यूज क्या क्या होता है? तो लिखा हुआ कि फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? तो बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर, इंपॉर्टेंट लाइन है, और एवं बंदर है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है? तो साल, सागवन, नीम और शीशम। और अगर जानवर की बात की जाए तो वो क्या क्या है? तो बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर एवं बंदर है। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली है, बहुत अच्छी लग रही है हम लोग को पढ़ने में भी। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण का मतलब हो गया कि टेम्परेट, और सदाबहार यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए इसकी खासियत क्या लिखा हुआ है कि शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम लोग ने देखा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर और ट्रॉपिकल्स के पास पाए जाते हैं, और टेम्परेट यानी शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो लिखा हुआ कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ अब देखिए क्या है, तो लिखा हुआ है कि यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट जो है वो क्या क्या यहाँ पे है, लिखा हुआ है कि द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन का क्या लिखा होता है कि दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर्स इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और ये लिखा हुआ है कि मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल region में they are commonly found along the eastern margin of the continents, example in southeast USA, South China and in southeast Brazil. They comprise both hard and soft wood trees like क्या क्या है, oak, pine and eucalyptus etc. तो इस तरीके से टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की ये कुछ खासियत है। उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसे हम लोग जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन में कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड बर्ड होती है, यूनिक बर्ड जो वहीं के रीजन में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी देखिए, फ्रीजेंट है और मोनाल है। तो इसको इंग्लिश में भी हाँ ये पीजेंट बोलते हैं और मोनाल बोलते हैं। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे, किस पे? उच्च अक्षांश पे बढ़ने की ओर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है वो मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो बांस, एश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। और उसके बाद से इम्पोर्टेंट लाइन है जो स्पेशल बर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहीं पाए जाते हैं। अब देखिए इसे इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में और अच्छे तरीके से जो लिखा हुआ है, एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एग्जाम्पल हम लोग जो फिगर में देख रहे हैं उसमें से भी समझ में आ जाएगा। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaf in the dry season. The common trees are, यहाँ पे क्या है, oak, ash, beech, etc. देखिए oak, ash और beech, etc. उसके बाद चले हुआ है deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like frequent monals are found here. तो
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया कि अभी तक 3 देख लिया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट जो है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद से हम लोग अब देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी कि मेडिटेरियन वेजिटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डू यू नो पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, यानी कि मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज द ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अब आते हैं इसमें कि क्या आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिम जो है जो साउथ वेस्टर्न अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो इसको आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। वो लिखा हुआ है कि यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड deciduous trees. The west and the southwest margin of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. अब इसकी खासियत क्या है कि it is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea. ये हो गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में जो गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी कि सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन जो है वो कम है। उसके बाद से देखिए शंकुधारी वन की क्या खासियत है। तो अब ये देखिए, क्या आप जानते हैं, तो लिखा हो कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या अनछुआ। शंकुधारी वन के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी जो वन है वो पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नरम काष्ठ का जो उपयोग है वो माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन यानी कि कॉर्निफेरस फॉरेस्ट और इट इज इन द हायर लैटिट्यूड्स दैट इज 50 to 70 degree of the northern hemisphere, the speculator coniferous forests are found. These are also called taiga. These forests or trees are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in the advanced. किस में higher altitude में पाए जाते हैं? They are tall, softwood evergreen forest. The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used. किसका यूज हो जाता है? For making manufacturing paper and newsprint. अब देखिए पढ़ते हैं घास स्थल को। हम लोगों ने वन को पढ़ लिया, अब ग्रासलैंड की कैटेगरी को पढ़ते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले जो कैटेगरी है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की कैटेगरी है। वन ग्रासलैंड यानी कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और हम लोग ने जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ पढ़ी हैं। तो इन सब की कैटेगरी, सब कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए घास स्थल में लिखा हुआ है, इसमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल में लिखा है कि ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। किस प्रकार का है अफ्रीका का सवाना?
यानी कि मैंने ऐसे याद किया था सवाना घासस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में है, तो मैंने याद किया था कि सभी लोग आना फ्री में आना, तो फ्री मैंने अफ्रीका में सवाना यानी कि सवाना। तो सवाना का जो अफ्रीका में जो सवाना घास स्थल है वो इसी प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी क्या क्या पाए जाते हैं देख लेते हैं। हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो ये जो था हम लोग ने ये पढ़ लिया। अब देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ कि these occur on either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। दूसरा पढ़ते हैं शीतोष्ण घासस्थल। अब देखिए शीतोष्ण घासस्थल किसे कहते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास जो है आमतौर पे छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः क्या क्या पाया जाता है, तो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। कहाँ पे, शीतोष्ण घास स्थल पे। अब देखो कटीली झाड़ियाँ तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करिए। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए वन पढ़ लिया, उसके बाद से घासस्थल पढ़ लिया और कटीली झाड़ियाँ पढ़ लिया। वन में जो है वो 5 प्रकार का था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देन टेम्परेट था, टेम्परेट एवरग्रीन, डेसिडुअस और कॉर्निफरस फॉरेस्ट। उसके बाद से मेडिटेरियन वेजिटेशन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से ग्रासलैंड पढ़ा। ग्रासलैंड में भी 2 है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। उसके बाद से थर्ड कैटेगरी थी वो थॉर्नी बुशेस की थी, तो कटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ा। तो इसको अब इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। टेम्परेट ग्रासलैंड को पढ़ रही हूँ कि these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass herein is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. अब जब भी देखेंगे नेशनल ज्योग्राफी में तो आपको पता चल जाएगा कि किसे बाइसन कहते हैं, किसे एंटीलॉप्स कहते हैं, ये सारी चीज़। थॉर्नी बुशेस में पढ़ रही हूँ मैं आगे कि these are found in the dry deserts like regions. Tropical deserts are located on the western margin of the continent. अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं जो छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या है? काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश में। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। क्या प्रकार की? टुंड्रा। और अभी हमने इससे पहले किसको पढ़ा था? टैगा को पढ़ा था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टैगा किसे कहते हैं, टुंड्रा किसे कहते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाएंगे तो उसे टुंड्रा कहेंगे। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पे मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने कुछ जानवर जैसे कि सील है, वॉलरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है, बर्फीली लोमड़ी है। अब देखिए कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है कौन कौन से हैं? तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपोस है, वेनेजुएला लानोस। उसके बाद से टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि अर्जेंटीना में क्या है? पैम्पास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान है। तो अब जो है वो आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि किसे जो है कौन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कौन टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये 4 याद कर लीजिए तो जो बच जाएगा वो टेम्परेट ग्रासलैंड में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड याद कर लीजिए तो सबसे पहले है ईस्ट अफ्रीका में सवाना यानी कि फ्री में सवाना, तो सवाना हो गया, ब्राज़ील कंपोज, वेनेजुएला लानोस। उसके बाद से अब हम आ गए अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें पता भी तो होनी चाहिए कि हाँ क्या है, क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तभी तो हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो सब आइए करते हैं कि सही उत्तर पे चिन्हित कीजिए यानी टिक द करेक्ट आंसर।
काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे काई लाइकेन पाए जाते हैं, यानी कि टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ पे? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उसके बाद से लिखा हुआ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक समान जानवर क्या है? तो देख लीजिए, जिराफ है नहीं, ऊंट है नहीं, तो बंदर है। शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या क्या है? यानी कि कॉर्निफरस फॉरेस्ट की बात करा तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष यानी कि पेड़ है, वो क्या है? तो रोजवुड, सागवन बिल्कुल नहीं, रोजवुड है नहीं, सागवन है नहीं, तो चीड़ है। उसके बाद से लिखा हुआ है कि स्टेपी घास तल पाए जाते हैं, तो कहाँ पे? मध्य एशिया में। अब इम्पॉर्टेंट ये रखना है कि स्टेपी क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो हमें याद रखना है कि जो स्टेपी है एशिया में है और वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने सारे एक्सरसाइजेस को सब कुछ खत्म कर दिया। आई होप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन डालूंगी। पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती, उसके बाद से शीतोष्ण, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है। उनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो ये बस था। आप एक कॉपी लेके बैठिए, आपको सारी चीज़ें जो है नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रीजन में, और क्या इंपॉर्टेंट वहाँ पे ट्रीज हैं, और ये है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। सारे बच्चों जो है उतने सारे बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। और जो बच्चे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी आप लोग प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ, लर्न विथ फन में प्रगति में हमने कुछ डाला हुआ है, तो आप लोग जो है उसे देख पाएंगे। तो बस यही है। और बारिश तो हो ही रही है, अच्छी बात है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ने लायक हो रहा है। और बस तो इस मौसम में इतने ठंडे मौसम में गरम गरम चीज़ें खाइए, चाहे पीजिए, जितनी हैं चीज़ें। कुछ लॉकडाउन में कुछ आप कुकिंग में भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको कुछ बोरिंग लग रहा हो पढ़ाई। और बिल्कुल बर्डन मत लीजिए, कुछ रोज़ एक वीडियो भी आप देखेंगे अच्छे तरीके से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में कर लेंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं और बर्डन नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बस यही सब कुछ है। और धीरे धीरे जो है हम लोग चैप्टर्स को ओवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो पेशेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेस। तो पढ़ाई में भी वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक सक्सेस में है। तो बस दैट्स ऑल। और बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ग्लॉसरी पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस है हम लोग। तो आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और धीरे धीरे ही मंजिल की ओर बढ़ें, लेकिन बढ़ते रहें। बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो